नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में हम आपको खबर दिखाएंगे जाहिर है निकाय चुनाव की गहमा गहमी जारी है। और अब तो जो प्रत्याशी हैं वो भी जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा था कि कोटद्वार में कम से कम नींबू चौड़ से झंडी चौड़ तक जितने भी वार्ड हैं उन वार्ड के जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी हम आपको खबर दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले कि ये वाली खबर हम डालने वाले हैं, लेकिन मालूम नहीं चलता। सुबह निकले थे 9 बजे और अब बज रहे शाम के 7। तो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक हमने क्या रिकॉर्ड किया वो तो हम आपको दिखाएंगे। आप देख लीजिए, कम से कम 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर हम काटते काटते भी डालेंगे। तो हमने आज कोशिश की थी कि पार्षद का ही हम आपको बताएं कि पार्षद प्रत्याशियों की स्थिति क्या है। बहुत सारे जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। बहुत सारे पार्षद प्रत्याशी जब जुलूस दे के जा रहे थे तो उसका भी हमने वीडियो बनाया, खासतौर पर इस मोटर ढाक वाली बेल्ट में। तो चलिए फिर फटाफट आपको बताते हैं नींबू चौड़ से झंडी चौड़ तक जितने भी वार्ड हैं अधिकतर की हमारे पास मोटी मोटी रिपोर्ट है। हालांकि एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं है कि अगर नींबू चौड़ में चुनाव हो रहा है तो वार्ड का नंबर क्या है, लेकिन चलिए आपको हम खबर दिखाएंगे। क्या क्या खबर दिखाएंगे बताते हैं। बहुत पहले नरेंद्र तिवारी एक बार किशनपुरी आए थे मालनपार, और किशनपुरी की सभा में उन्होंने कहा था अपना भाषण देते हुए कि कहाँ नीति कहाँ माना, और राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। तो हमारे साथ भी वही स्थिति है। अब हमें तो मालूम नहीं था कि हम जब चैनल खोला था तो हमने ऐसी खेल की खबरों के लिए खोला था, लेकिन अब ये चैनल की बात आपकी कृपा से ऐसी होगी कि हर कोई चाह रहा है कि हमारी भी कुछ खबर आ जाए। तो चलिए फिर पहले हम बात करेंगे पार्षदों की क्या स्थिति है। नींबू चौड़ से झंडी चौड़ तक अधिकतम वार्डों की हमारे पास जानकारी है, 1-2 वार्डों की जानकारी नहीं है तो हम आपको नहीं शेयर करेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत के साथ हमने बातचीत की है। चलते चलते वीरेंद्र रावत को हमने जरूर पूछा कि भैया आपने 12 लोगों को तो पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन अगर मेयर के चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया, आपके हिसाब से नहीं आया, तो क्या बहुत सारे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करोगे? क्योंकि कोटद्वार में हर पार्टी में हर तरह की खबरें आ रही है अंतर विरोध की। तो पूरी बातचीत का हमारे पास वीडियो है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद हमने रंजना रावत की एक सभा को कवर किया है। रंजना रावत की सभा में भी अब चुनाव परिणाम आने से पहले जो सभाएं चल रही तो वहाँ पर भी अब कह लीजिए आप घमासान है। यानी रंजना रावत की सभा में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी स्पीच दी। वहाँ पे विनोद डबराल के साथ हमने बातचीत की है और रंजना रावत के साथ भी बातचीत की है। रंजना रावत ने क्या कहा वो सब कुछ भी आपको दिखाएंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की खबर आपको हम दिखा देंगे। बीजेपी के जिलाध्यक्ष के साथ हमारी बातचीत हुई है। इसके अलावा आज पूर्व सैनिकों ने सने से लेके घराट रोड तक एक निकाली थी रैली। उन्होंने भी हमें फ़ोन कर दिया था, लेकिन अब एक ही समय में इतने कार्यक्रम होते हैं, कहाँ कहाँ जाना है, तो सब कुछ दिखाएंगे आपको। यानी कि आप मान के चलिए पहले हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों की क्या स्थिति है। नींबू चौड़ से झंडी चौड़ तक जितने भी वार्ड हैं मोटा मोटा 1-2 वार्डों को छोड़ के, और फिर हम आपको दिखाएंगे कुछ पार्षद प्रत्याशियों ने निकाले जुलूस। खास तौर पर शिवराजपुर में 6 प्रत्याशी हैं और खूब जोर आजमाइश चल रही है, खूब जुलूस निकल रहे, खूब रैलियाँ निकल रही है और ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, ढोल दमाव भी बज रहे हैं। तो बहुत रंगारंग वीडियो है। तो चलिए फिर पहले आपको शुरुआत में दिखाते हैं। एक सुबह 10:30 बजे हमने वीडियो बनाया है एक पार्षद प्रत्याशी का, पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे इन प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, कहाँ निर्दलीय हावी है, कहाँ कौन जीत रहा है। और जैसे मैंने आपको बता दिया रंजना रावत की जो सभा हुई है ग्राम घमंडपुर में, जहाँ पे तीरथ सिंह रावत के लिए उन्होंने सभा की है, अपने लिए भी सभा की, तो उसका वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है। उनके साथ बातचीत हुई है, विनोद डबराल के साथ बातचीत हुई है, परवेश रावत वहाँ पे जो थे उनके साथ बातचीत हुई है। सभा में उन्होंने क्या कहा वो भी दिखाएंगे। बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत के साथ हमने पहले ही बातचीत कर ली थी लगभग 12 बजे, तो वो भी दिखाएंगे। जैसा बनाया है वैसा दिखाएंगे आपको। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। एक बहुत अच्छा जो मुहामे लगा, मतलब शुरुआत करते हैं मधुर धुन के साथ। आगाज किया वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर में अशोक नेगी, जो निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है बल्कि वो यूकेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले एक झलक उसकी देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कोटद्वार भाबर के नींबू चौड़ से झंडी चौड़ तक पार्षद प्रत्याशियों की क्या स्थिति है। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसियाँ हैं, सर्वे एजेंसियाँ फेल हो जाती हैं, तो फिर हम तो घर बैठे बैठे चैनल चलाते हैं। ऐसा भी नहीं कोई फ़ोन को ऑफ कर दे ऑन कर दे। तो पहले आप देखिए कोटद्वार भाबर के शिवराजपुर वार्ड नंबर 32 में अशोक नेगी ने यूकेडी के सिंबल पे आज अपनी एक रैली निकाली, चुनाव लड़ रहे। तो पहले उनकी आप एक झलक देखिए, फिर आगे हम आपको बताएंगे नींबू चौड़ में कौन आगे, झंडी चौड़ में कौन आगे। कौन सा ऐसा वार्ड है जहाँ पे 2 ही नाम है लेकिन प्रत्याशी 4 है? कौन सा ऐसा वार्ड है जहाँ पे बिल्कुल मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है? कौन सा ऐसा वार्ड है जहाँ पे कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा? कहाँ पे निर्दलीय भारी है, कहाँ पे सिंबल वाले जीत रहे? तो चलिए पहले देखिए वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर में जो प्रत्याशी हैं अशोक नेगी, उत्तराखंड क्रांति दल के सिंबल कप प्लेट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले आप उनका वीडियो देखिए, मजेदार
अच्छी हो जाएगी शुरुआत, फिर आगे आपको दिखाते हैं पूरी खबर। चलिए फिर चलते चलते हमारी मुलाकात हो गई यहाँ पे वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर के जो पार्षद प्रत्याशी हैं अशोक नेगी, और ऐसा लग रहा है आज एक रैली निकालेंगे। खूब सारे लोग दिखा दे रहे, यूकेडी के बैनर पे चुनाव लड़ रहे हैं अशोक नेगी। तो चलिए फिर नेगी जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप शिवराजपुर के वार्ड के लोगों से जो आपको वोट देंगे। नमस्कार, सबसे पहले मैं अशोक सिंह नेगी, वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर, सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ। जो है कि मैं एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं हर कार्य करूँगा, छोटे से लेके बड़े कार्य जो भी मेरे से हो सकता है, हर किसी के सुख दुख, छोटे मोटे कार्य, हर चीज़ में सफलपूर्वक करूँगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे पार्षद थे पहले मनोज पांथरी, तो क्या मनोज पांथरी ने पिछले 5 साल यहाँ पे कुछ काम किया या नहीं किया, कुछ कहेंगे आप उनके कार्यकाल के बारे में? वो हम क्या कहेंगे, वो जनता देख रही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। तो नेगी जी कह रहे हैं कि अगर इनको मौका मिलता है तो ये लोगों के सुख दुख में रहेंगे, छोटा मोटा हर काम करेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, देखते फिर जुलूस निकाल रहे हैं, यहाँ से रैली जा रही है। अरे रुक जाओ, बोल रोक दो और आना चिंता इधर रुक जाओ। बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद बोल ले। चलिए फिर हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटा ढाक से सौरभ नोडियाल। सौरभ नोडियाल निवर्तमान पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं, दोबारा चुनाव लड़े। तो सौरभ नोडियाल जी क्या कहेंगे फिर वार्ड नंबर 31 के वोटर के लिए कुछ अपील करना चाहिए? वोट तो मांग नहीं रहा हूं, मैंने सुना इस बार। बिल्कुल मैं तो पहले अपने जितने भी हमारे वार्ड के मतदाता हैं और हमारे वार्ड के भी क्या जो बाहर के भी हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट देकर उन्हें जिताइए। और क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो अगर उसमें तीसरा इंजन इस बार मेयर का लग जाएगा तो मुझे लगता है कि जो पिछले 5-10 साल, जो पिछले 5 सालों में जो हमें विकास के अभाव में हम रहे हैं, क्योंकि विकास का अभाव में इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि 2 साल तो हमारे कोरोना में गए। 2 साल कोरोना में किसी भी प्रकार का हमें कोई फंडिंग नहीं मिली, और हमें खाली जो फंडिंग हुई वो 3 साल हमें मिले अपने कार्यकाल में। फिर 6वें साल हमारा कार्यकाल खत्म हो गया था, 1.5 साल से चुनाव लेट हो रखा है। तो हमने तो 6.5 साल जनता की सेवा की है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई और मुझे पता है कि पूरा विश्वास है जनता देखभाल कर इस बार चुनाव में अपना नतीजा देगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को और हमें भी वार्ड 31 पदमपुर मोटा ढाक से भारी बहुमत से जिताकर भेजेगी। आपके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं संदीप रावत कांग्रेस पार्टी के, आप देखो पहले हंसने लगे उनके ऊपर। यार ऐसा नहीं होता। नहीं मैं हंस नहीं रहा हूं भाई। तो आप उनको बहुत, आपको आपके देखो पूरे वार्ड में सब लोग कह रहे हैं कि इस बार सौरभ नोडियाल जी जो है वोट मांगने आए नहीं, मतलब तो बड़े आपका कॉन्फिडेंस है या सामने वाला प्रत्याशी ज्यादा ही कमजोर लग रहा है आपको? नहीं, ज्यादा कमजोर नहीं भाई साहब, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ लोग स्वतः वोट मांगने नहीं गए इस बार? मैं गया हूँ सब जगह। मैं खाली मेरी 1-2 मोहल्ले छूटे हुए, बाकी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं आने की जरूरत नहीं है। तो मतलब अब दोबारा मैं तो इसलिए थोड़ा मैं और बार जो प्रत्याशी होते थे वो ज़्यादा होते थे, तो मेहनत भी ज़्यादा होती थी। जी। तो जो प्रत्याशी हैं वो मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा कमज़ोर है, तो थोड़ा इसका भी ढीलापन मेरे अंदर है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि किस प्रकार से हमारी जो जनता की सेवा मैंने 5 साल की है वो बेकार नहीं जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जो मिनिमम खर्चा है, मतलब जैसे चुनाव आयोग ने खर्चा, जैसे यहाँ पे जो मेयर हैं वो 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, पार्षद भी लगभग 50,000 रुपए खर्च कर सकते होंगे कम से कम। नहीं, 3 लाख रुपए है मेरे ख्याल। तो 3 लाख तो आपने तो 30,000 भी खर्च नहीं किया, तो फ्री में चुनाव जीतने का इरादा है इस बार क्या? 30,000 नहीं, अभी तक कम से कम 1 लाख पार हो चुका है। अच्छा 1 लाख रुपए खर्चा हो चुका है आपका? हो चुका है, और अभी 2-3-5 दिन और बचे हैं भाई साहब। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी।
देखिए फिर हुकुम सिंह रावत टुन्ना जो पार्षद है, मतलब निर्दलीय पार्षद के प्रत्याशी हैं हुकुम सिंह रावत, वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर से। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ा है ये बहुत बड़ा। ये देखिए आप हुकुम सिंह रावत जो वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर से प्रत्याशी, उनके समर्थन में बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। अब केबी न्यूज़ पे दिखा रहे पार्षदों की दौड़, पार्षद प्रत्याशियों का भी हल्ला है, जोर है और काफ़ी बड़ी संख्या है। देखिए आप बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है दिखा रहे हैं आपको हम। ये हुकुम सिंह रावत निर्दलीय प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर से। इनका जो जुलूस है, रैली निकल रही है, आप देखिए अंदाज़ा लगाइए, आप निकल रहे हैं शिवराजपुर से। तो इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा जुलूस है। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार के पार्षद नगर निगम के क्या क्या कर रहे हैं तैयारी। देखिए बहुत सारी महिलाएं, बहुत बड़ा ये रैली है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में हम आज आपको दिखा रहे हैं पार्षद पद के प्रत्याशियों की रैली। तो चलिए फिर बहुत अच्छी शुरुआत होगी। वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर से अशोक नेगी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उसका वीडियो आपने देख लिया। देखिए हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ हमने कागज़ में लिखा हुआ नहीं है, तो मोटा मोटा बताते हैं। नींबू चौड़ से शुरू करते हैं। नींबू चौड़ जो मतलब सुखरो पुल के बाद जो हमारी मोटर ढाक पट्टी है, नींबू चौड़ की जो पार्षद की सीट है, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं प्रमोद केष्टवाल और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे विनोद सिंह। और यहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं या त्रिकोणीय बनाने के साथ साथ जीत भी सकते हैं, ऐसी बात चल रही है। तो यहाँ पे दीपेंद्र नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट का मामला ये है कि सत्ती चौड़ में रहते हैं विनोद सिंह जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, और सत्ती चौड़ में ही रहते हैं प्रमोद केष्टवाल जो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो विनोद सिंह लड़ रहे कांग्रेस के सिंबल पे, प्रमोद केष्टवाल लड़ रहे बीजेपी के सिंबल पे। और यहाँ पे मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं दीपेंद्र नेगी बहादुर भाई पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, लेकिन टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और इस सीट पर ये कहा जा रहा है कि सत्ती चौड़ से दोनों ही उम्मीदवार आते हैं बीजेपी कांग्रेस के, और नींबू चौड़ से आते हैं दीपेंद्र नेगी बहादुर भाई। तो बीजेपी कांग्रेस में भी रहे, नींबू चौड़ में ज़्यादा वोट है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मैं किसी के घर नहीं गया, मुझे कोई ज़्यादा सर्वे नहीं किया हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि नींबू चौड़ के इस वार्ड में, जहाँ पे गीता नेगी पहले पार्षद थी, मुकाबला हो सकता है त्रिकोणीय। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में दीपेंद्र नेगी भी मतलब ज़बरदस्त उम्मीदवार है नींबू चौड़ से। इसके बाद नींबू चौड़ से आगे बढ़ेंगे आप, तो अब आते हैं गमनपुर में आज रंजना रावत की सभा थी। तीरथ सिंह रावत यहाँ पे पूर्व में प्रधान रहे हैं, बीटीसी मेंबर भी उनकी फैमिली मेंबर रहे हैं। तो तीरथ सिंह रावत कांग्रेस पार्टी के सिंबल में चुनाव लड़ रहे हैं गमनपुर से। गमनपुर का वार्ड बहुत पहले चर्चा में आया था, जहाँ पे शराब की दुकान खुली थी, तो यहाँ पे बहुत हंगामा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे राजनीति का एक मतलब अखाड़ा बनेगा जब चुनाव होंगे। तो गमनपुर में क्या स्थिति है, गमनपुर में कुलदीप रावत को टिकट मिला था बीजेपी से, कुलदीप रावत जो निवर्तमान पार्षद है, लेकिन कुलदीप रावत ने अपना टिकट दे दिया अमित नेगी को। अमित नेगी के बारे में कहा जाता है रिखड़ी काल के रहने वाले, दिलीप रावत के बहुत करीबी है। तो बीजेपी का सिंबल मिला है अमित नेगी को, कांग्रेस का सिंबल मिला है तीरथ सिंह रावत को। यहाँ पे पत्रकार दीपक रावत भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे दौलत राम बोठियाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये गमनपुर की जो सीट है, इस सीट में मामला फंसा हुआ है। और अब मामला इस तरह से फंसा हुआ है कि अमित नेगी के बारे में कहा जाता है दिलीप रावत के बहुत करीबी हैं, और तीरथ सिंह रावत जिनको कांग्रेस का सिंबल मिला हुआ है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका बीजेपी कांग्रेस दोनों के साथ बड़ा गहरा नाता है। इस वार्ड में अनुसूचित जाति की वोटरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मुकाबला है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई ये बहुत बड़ा एरिया है। दरअसल मतलब ये जो गमनपुर का वार्ड है, दुर्गापुरी का बाजार जहाँ से समाप्त होता है, उसके बाद ये गमनपुर का वार्ड शुरू हो जाता है। नींबू चौड़ से पहले गमनपुर इंटर कॉलेज के नीचे, जहाँ पे ऋतु खंडूड़ी भूषण का निवास स्थान है, उसके पास जाकर ये ऊपर मवाकोट की जो रोड है वहाँ तक ये वार्ड जाता है। तो मवाकोट की रोड पे दौलत राम बोठियाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और अमित नेगी जो है, दिलीप रावत जो लजनों के विधायक हैं, उनके खासम खास माने जाते हैं। तो यहाँ पे मामला जो है फंस सकता है। तीरथ सिंह रावत अनुभवी हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। अब आते हैं बात दुर्गापुरी का जो वार्ड है, इसमें निवर्तमान पार्षद जो कमल नेगी थे, कमल नेगी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। कमल नेगी ने मेयर के टिकट के लिए आवेदन किया था, तो अब उनकी जगह बीजेपी ने टिकट दिया है हरी रावत को। हरी रावत फौज से रिटायर है। और यहाँ पर कांग्रेस ने जो टिकट दिया है श्रीधर प्रसाद बेदवाल को दिया है। श्रीधर प्रसाद बेदवाल पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे, बहुत कम मार्जिन से वो इस सीट को गंवा बैठे थे। लेकिन यहाँ पर मामला जो है बहुकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गौरव जोशी जो बीजेपी के टिकट की मांग कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो उनका बल्ला ये लोग बैट लेके मैदान में उतर पड़े हैं निर्दलीय, उनको पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया है। तो कुल मिला के गौरव जोशी अगर बीजेपी की ही वोट काटेंगे, तो फिर फौजी भाई जो हरी रावत है, उनकी सीट में मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि जो श्रीधर प्रसाद बेदवाल है कांग्रेस के सिंबल पे, वो पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसा माना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबले में
श्रीधर प्रसाद बेदवाल को भी फायदा हो सकता है और गौरव जोशी भी धमाकेदार बल्लेबाजी करेंगे तो उनकी भी संभावना है। हरी रावत तो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, मामला त्रिकोणीय हो सकता है, कह नहीं सकते यहाँ से कौन जीतेगा। अब आते हैं हम फिर पदमपुर मोटरढाक। पदमपुर मोटरढाक वार्ड नंबर 31 जहाँ से हम चैनल चलाते हैं, तो ये पदमपुर मोटरढाक के वार्ड में हमने बातचीत भी की है, बातचीत भी दिखा देंगे आपको। यहाँ से सौरभ नौडियाल प्रत्याशी हैं कल, जिनकी वार्ड में सतपाल महाराज आए थे, मनीष खंडूरी आए, तो सौरभ नौडियाल बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं और इस सीट को ऐसा माना जा रहा है कि उनका दावा ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर संदीप रावत को टिकट दिया है, आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी यहाँ पर केवल 2 ही कैंडिडेट है। वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटरढाक, जहाँ पर राजगौरव नौडियाल रहते हैं जो मेयर के प्रत्याशी थे, यहाँ पे वीरेंद्र रावत रहते हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और इसी वार्ड से पहली बार बीडीसी मेंबर बने थे शैलेंद्र रावत। तो हॉट सीट वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटरढाक में मुकाबला बहुत से लोग मान रहे एक तरफा है। यानी सौरभ नौडियाल के सामने कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी संदीप रावत, उनको थोड़ा कमजोर बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा ही होगा इसको लेकर कह नहीं सकते। चलिए फिर इसके बाद आते हैं शिवराजपुर। शिवराजपुर की जंग तो बहुत ही बहुकोणीय है। शिवराजपुर का एक वीडियो हमने आपको दिखा दिया। शिवराजपुर में 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सिंबल पर यहाँ पे निवर्तमान पार्षद मनोज पांथरी हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, और मनोज पांथरी के खिलाफ जो प्रत्याशी हैं उनकी बात करेंगे तो शुभलोक रावत कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका परिवार जो है राजनीतिक है। इनके जो बड़े भाई साहब आलोक रावत है वो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और काफ़ी समय से शुभलोक रावत चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब वो प्रधान बीडीसी का भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो शुभलोक रावत कांग्रेस के सिंबल पर है, मनोज पांथरी बीजेपी के कमल के सिंबल पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी कहानी है। यहाँ पर दीपक पाठक भी चुनाव लड़ रहे हैं। दीपक पाठक जो है, दरअसल ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब दुर्गापुरी के बाद पदमपुर मोटरढाक जो पेट्रोल पंप है उसके बाद अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो करीब 200 मीटर के बाद शिवराजपुर शुरू हो जाता है, और ये शिवराजपुर की जो सीमा है दुर्गापुरी से नीचे जाएंगे तो वहाँ तक है। तो कुल मिला के शिवराजपुर वार्ड नंबर 32 में बहुकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से मनोज पांथरी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से शुभलोक रावत है, लेकिन यहाँ पर दीपक पाठक भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास की जो रोड है उस बेल्ट से जुड़े हुए हैं और ये भी बहुत धमाकेदार एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो हुकुम सिंह रावत है उनका वीडियो भी देखेंगे आप, उनकी रैली का। हुकुम सिंह रावत वो कह रहे हैं कि उनको ही टिकट मिला था कांग्रेस का, लेकिन वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में भी बहुत बड़ा जुलूस निकला है। तो दीपक पाठक, हुकुम सिंह रावत और मनोज पांथरी और शुभलोक रावत के बाद यहाँ पे एक राजेश सिंह भी हैं जो अनुसूचित जाति के हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा बहुकोणीय मुकाबला है, और इस बहुकोणीय मुकाबले में अशोक नेगी, जिनका वीडियो हमने पहले डाल दिया आपको, यूकेडी से उम्मीदवार हैं, तो इस सीट को लेकर कुछ कह नहीं सकते, कोई भी चुनाव जीत सकता है। सब ने अपनी रैलियां निकाल ली हैं और कल यहाँ पे ऐसी खबर आ रही है कि दीपक पाठक एक बहुत बड़ी रैली निकाल सकते हैं, जो टिकट के दावेदार थे लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए फिर अब बात करते हैं नंदपुर की। नंदपुर का ऐसा वार्ड है जिसमें पिछली बार 15 कैंडिडेट थे, इस बार सबसे ज़्यादा पूरे कोटद्वार नगर निगम में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार है नंदपुर से। नंदपुर, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला की एक ही सीट है। इस वार्ड में पिछली बार 14-15 प्रत्याशी थे, इस बार इसमें 7 हैं, और पूरे कोटद्वार नगर निगम में अधिकतम प्रत्याशी जो 7 हैं वो नंदपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, इसलिए कि सुमित रावत को हरीश रावत के कहने में टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे। बीजेपी से शक्ति मोहन जोशी को टिकट मिला है, थोड़ा नाम को लेकर मुझे कंफ्यूजन है, पूरा एग्जैक्ट है कि नहीं, लेकिन बीजेपी से शक्ति मोहन जोशी या शक्ति सिंह जोशी, कांग्रेस पार्टी से सुमित रावत, यहाँ पे निर्दलीय हरी सिंह नेगी जो पहले प्रधान भी रह चुके हैं, वो सिंबल मांग रहे थे कांग्रेस का, वो निर्दलीय है, उनका भी दावा काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा दीपक मशरूम, सर्वेंद्र काला, जगदीपक रावत यूकेडी से, तो ये बड़ा बहुकोणीय है। नंदपुर की सीट पहले से ही बड़ी चर्चा में रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी तो साथ में हैं ही। यहाँ पे जगदीपक रावत यूकेडी के प्रत्याशी बहुत जोर लगा रहे हैं। इसके अलावा सर्वेंद्र काला है, दीपक मशरूम है, ये भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं। हरी भाई जो है हरीश नेगी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, तो उनका भी दावा है। इसके अलावा यहाँ पर 1-2 कैंडिडेट और है। सुमित रावत को कांग्रेस का सिंबल मिला है, शक्ति मोहन जोशी को टिकट मिला है, सिंबल मिला है बीजेपी का। तो नंदपुर की सीट में कौन चुनाव जीतेगा इसको लेकर कह नहीं सकते, लेकिन हरी नेगी जो यहाँ पर है वो भी एक दमदार प्रत्याशी हैं, भले वो निर्दलीय हैं लेकिन वो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनका भी दावा है मजबूत। चलिए अब चलते हैं मालनपार। चलिए मालनपार चलेंगे हम। मालनपार में भी कुछ वार्ड की स्थिति जो हमारे पास जानकारी है मालनपार की आपके साथ शेयर करेंगे। मालनपार भी बड़ा दिलचस्प मामला है, लेकिन पहले आप देखिए किस तरह से सौरभ नौडियाल के साथ हमारी बातचीत हुई, मजाक में हमने कहा भाई सौरभ नौडियाल जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हो तो इसका मतलब कुछ खर्चा नहीं करोगे, क्या कहा उन्होंने वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो। इसके अलावा हमारी बातचीत हो रखी है बहुत सारे प्रत्याशियों के साथ, बहुत सारे प्रत्याशियों ने जुलूस निकाले। तो पहले आप मोटरढाक पट्टी का पूरा ही देख लीजिए, खबर हमने आपको दिखा दी। अब देखिए वीडियोज मोटरढाक पट्टी के,
और फिर हम बात करेंगे मालन पार की, क्योंकि मालन पार का हमारे पास वीडियो नहीं है, जितनी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए फिर मालन पार की बात करते हैं। मालन पार में 40 नंबर वार्ड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 40 नंबर वार्ड की बात करें तो ये हल्दू खाता से शुरू होता है, किशनपुरी चौराहे से 100 मीटर आगे तक नीचे जितना भी एरिया है सब इस जसोदरपुर वार्ड में आता है। नाम जसोदरपुर है, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है मैं आपको बताता हूँ। ये सीट वैसे भी बड़ी चर्चा में है। मनीष भट्ट जो निवर्तमान पार्षद है, इनको बीजेपी ने सिंबल दिया है। अब इनको निष्कासित कर दिया गया है क्योंकि इनकी पत्नी हल्दू खाता मल्ला से चुनाव लड़ रही है, तो निष्कासित भले हो गए लेकिन इस समय सिंबल इनके पास ही है। मनीष भट्ट और मनीष नथानी, गौरव रावत और गौरव कुकरेती, मतलब यहाँ पे 4 उम्मीदवार हैं, नाम 2 ही है। तो मनीष भट्ट बीजेपी के सिंबल पे हैं, गौरव रावत यहाँ पे कांग्रेस के सिंबल पर हैं। लेकिन मनीष भट्ट की परेशानी बढ़ाने के लिए यहाँ पे गौरव कुकरेती जो सामाजिक कार्यकर्ता है, खूब सारे कार्यक्रम करते हैं, बहुत शरीक रहते हैं। पहले जब उनका टिकट नहीं मिला तो काफ़ी उन्होंने मतलब हो हल्ला भी मचाया था, मतलब रोना धोना भी हुआ था। तो गौरव कुकरेती यहाँ पे खेल बिगाड़ सकते हैं। मनीष नैथानी भी दमदार हैं, तो क्या गौरव रावत इसका फायदा उठा पाएंगे, इसको लेकर कह नहीं सकते। बहुकोणीय मुकाबला है मनीष भट्ट के लिए, इसलिए भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनकी पत्नी हल्दू खाता मल्ला, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर एक वार्ड है जहाँ पर टाइगर भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो मनीष भट्ट तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से उनको निष्कासित कर दिया पार्टी ने, लेकिन सिंबल उनके पास है। तो दांव पर लगी है मनीष भट्ट की प्रतिष्ठा इस वार्ड से भी और हल्दू खाता मल्ला वार्ड में भी। हल्दू खाता मल्ला जो वार्ड है यहाँ पे उनियालों की लड़ाई भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो हल्दू खाता मल्ला में भी मुकाबला त्रिकोणीय है, और इस जसोदरपुर की सीट में कहने को जसोदरपुर है, हल्दू खाता में आती है, यहाँ पर तो चतुष्कोणीय मुकाबला है। गौरव कुकरेती, मनीष नैथानी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों दमदार हैं। इसके अलावा गौरव रावत कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और मनीष भट्ट निवर्तमान पार्षद है, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही उनका निष्कासन हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम झंडी चौड़ की अगर जाएंगे हम, तो झंडी चौड़ की ओर जाने से पहले एक वार्ड जो पड़ता है किशनपुरी से ऊपर ढोके की ओर, उस वार्ड की मुझे नाम एग्जैक्ट मालूम नहीं, क्योंकि क्या है निगम नगर निगम में कि नाम कुछ और है, वार्ड के नंबर अलग है। तो ढोके के पास का जो वार्ड है वहाँ पे भीम सिंह नेगी लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव। महेंद्र प्रधान कांग्रेस के सिंबल पे, सागर कंडवाल जो है बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस वार्ड को लेकर भी वही कहानी है जो नींबू चौड़ की कहानी है, यानी महेंद्र सिंह प्रधान और सागर कंडवाल ऊपर के क्षेत्र से आते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों पार्टियों को। लेकिन भीम सिंह नेगी का दावा भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि वो उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ से कोई और प्रत्याशी नहीं है, और ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वोट उसी क्षेत्र में। अब आते हैं झंडी चौड़। झंडी चौड़ की कुछ सीटों की बात करते हैं, तो झंडी चौड़ में सबसे इंटरेस्टिंग है वार्ड नंबर 38। वार्ड नंबर 38 में नवोदित सबसे कम उम्र के जो प्रत्याशी हैं वो है शिवम शाह। शिवम शाह 22-23 साल के हैं और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे रजनीश बेबनी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर मामले को त्रिकोणीय बना देंगे अमित नेगी। अमित नेगी निवर्तमान पार्षद है, पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, पार्षद बने थे, इस बार उनको कांग्रेस का सिंबल नहीं मिला, लेकिन उनकी भी दावेदारी मजबूत है। तो क्या अमित नेगी और शिवम शाह के बीच की जंग में फायदा उठाएंगे रजनीश बेबनी, इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। मामला त्रिकोणीय के चतुष्कोणीय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शिवम शाह की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे झंडी चौड़ के पश्चिमी झंडी चौड़ की, तो वहाँ पे सुखपाल शाह और पूर्ण शर्मा के बीच मुकाबला है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सुखपाल शाह ने बहुत अच्छा काम किया था, कई वार्डों में काम किया था, उनका दावा मजबूत है, लेकिन उनको चुनौती दे रहे हैं पूर्ण शर्मा। तो फिलहाल ये स्थिति है जिन वार्डों की हमारे पास जानकारी है। क्योंकि झंडी चौड़ का जो पूर्वी झंडी चौड़ का जो वार्ड है जो महिला आरक्षित है, उसकी हमारे पास जानकारी नहीं है, सीगट्टी की जानकारी नहीं है। तो नींबू चौड़ से झंडी चौड़ तक जिन वार्डों की हमारे पास जानकारी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। काशीरामपुर तल्ला वार्ड नंबर 9 भी बड़ी चर्चा में है, जहाँ पे सूरज प्रकाश कांति निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार उनको सिंबल मिला था कांग्रेस का। यहाँ पे संजीव थपलियाल जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और बॉबी बिस्ट यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट है। तो ये सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें भी त्रिकोणीय मुकाबला है। चलिए फिर अब ये तो हो गई पार्षद प्रत्याशियों के बाद। बहुत सारे जो पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट हमारे पास है उसकी खबर हम आपको दे देंगे कल तक, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं। पार्षदों को दिखाएं कि मेयर को दिखाएं, तो थोड़ा सा वही वाली बात है, कहाँ नीति माना राम सिंह पटवारी ने, कहाँ जाना। वार्ड नंबर जो बलभद्रपुर का है उसके भी हमारे को एक कैंडिडेट मिल गए थे, उनका वीडियो हम आपको डाल दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो चुनाव चल रहा है, तो मेयर के चुनाव में घमासान है, और हमारा ये मानना है, हमसे अगर आप पूछेंगे केबी न्यूज़ की खबर को लेकर बड़े लोग मेरा फेसबुक पेज भी है, तो बड़ी मतलब सनसनी सी बहुत से लोगों को लगती है अगर हम कुछ पोस्ट डाल देते हैं। तो चलिए फिर पहले बात करते हैं। वीरेंद्र रावत बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो हमेशा ही अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, लेकिन हमने फिर भी उनको बहुत सारे सवाल पूछे, कुछ गोलमोल, कुछ सीधा जवाब दिया उन्होंने। तो वीरेंद्र रावत के साथ बातचीत दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे रंजना रावत की घमंडपुर में हुई सभा, रंजना रावत के साथ हमारी बातचीत हुई है,
महिलाओं को लेकर खास तौर पे, क्योंकि महिलाओं पर उन्होंने पूरे चुनाव को केंद्रित कर दिया है। और ऐसा हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि महिलाओं का रुझान रंजना रावत के प्रति कुछ है। मतलब ये नहीं कि एक महिला प्रत्याशी के तौर पे रंजना रावत उम्मीदवार है तो वो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर ही पूरा भाषण केंद्रित कर रही हैं। और ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि उनके लिए महिलाओं में एक अलग सा सम्मान है। अब ये कितना सम्मान है, कितने वोट एक्स्ट्रा ले जाएगा, इसको लेकर कह नहीं सकते। तो चलिए पहले बात करते हैं जिलाध्यक्ष बीजेपी वीरेंद्र रावत से। हम पूछेंगे तो कुछ अटपटा ही पूछेंगे, मतलब उस तरह से नहीं पूछ सकते हम जिस तरह आमतौर पर आप देखते होंगे, क्योंकि ये टेलीविजन चैनल तो है नहीं, हमारा चैनल है, हम तो सवाल पूछते हैं। हालांकि जवाब कुछ भी आ जाए तो पहले वीरेंद्र रावत के साथ बातचीत का वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए रंजना रावत की सभा, और रंजना रावत की सभा में कुछ हमारी बातचीत हुई है। तो आज के लिए इतना ही। खबर दिन भर की हमने आपको दिखा दी, कल आपको फिर खबर दिखाएंगे। आज शैलेंद्र रावत के बारे में थोड़ी जानकारी देते। आज बीजेपी की जो प्रत्याशी शैलेंद्र रावत थे वो जगदेव मंदिर है भाबर का, वहाँ पर भी गए। वहाँ पर उन्होंने भंडारे का प्रसाद दिया, लोगों से मुलाकात की, सिद्धवली मंदिर भी गए। कल का जो कार्यक्रम होगा तो हम आपको जरूर। चलिए चलते चलते हम अक्सर दिखाते वीडियो, हमारे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारा वीडियो नहीं बन रहा या हमारी कवरेज नहीं हो रही, तो हम कोशिश करते हैं कि दुर्गापुरी के पास कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत, और वीरेंद्र रावत जी से हम बहुत लंबे समय से बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन नामांकन के बाद से, चूँकि आप संगठन के अध्यक्ष हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, आज इनसे जानते हैं हम आखिर कोटद्वार की राजनीति में निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी जो बीजेपी के शैलेंद्र रावत है उनकी क्या स्थिति है, कैसा प्रचार चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, या कुछ ऐसा है जिससे थोड़ा सा एक डरने वाली बात भी है या नहीं, पूछते हैं। रावत जी, स्वागत है केबी न्यूज़ में आपका। धन्यवाद मेहरबान भाई, केबी न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो पा रही है जी। सर रावत जी बताइए, 30 तारीख से आप दिख नहीं रहे कहीं, मतलब हम कोशिश कर रहे थे आपसे बातचीत हो जाए, तो फिर आप बताइए 1 तारीख को नामांकन हो गया, नामांकन के बाद अब लगभग आखिरी चरण में हम, कल प्रचार होना है खाली, और उसके बाद तो खैर डोर टू डोर होगा। तो आप बताइए क्या स्थिति है, कैसा रिस्पॉन्स है, बताइए आप क्या लग रहा है आपको, बीजेपी के पक्ष में लहर है या नहीं, या चुनाव कांटे का है या नहीं, इस पर आप थोड़ा बताइए स्पष्ट, क्योंकि आप संगठन में हैं। मेहरबान भाई, आपसे चुनाव से पूर्व भी कई बार बात हुई है, और अब तो चुनावी समर है और मैदान में सब लोग उतरे हुए हैं। जहाँ तक आपका कहना है कि बीजेपी कहाँ है, तो आज तो चुनाव में लगभग चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। 2 दिन बचा हुआ है। कोटद्वार के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज पताका फहरा रही है, और ये सिंबल है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चुनाव से पहले भी कह रहा था कि आज जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी, और कोटद्वार में रितु खनूरी जी, जो एक विकास की चेन बनी हुई थी, जिस पे पूरा विश्वास कोटद्वार की जनमानस दिखाती हुई आ रही है। आज से ठीक 6 महीने पहले पूर्व जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो तब भी आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या स्थिति हो रही है, तो तब भी हमने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, और पूरी लोकसभा में 23,000 मतों से हम लोग ने कोटद्वार से जिता करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल लोन जी को भेजा था। अब आ गई है निकाय चुनाव की बात। आप जो सिनेरियो आज दिख रहा है, बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी आज परचम फहरा रही है, और रिकॉर्ड मतों से। आज से पूर्व, चूँकि ये दूसरा चुनाव है वैसे नगर निकाय का, लेकिन आप अन्य चुनाव की भी तुलना करोगे तो एक रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। लेकिन साथ में एक बात का दुख जरूर है कि आज लोकतंत्र में हैं हम लोग, और कांग्रेस जिस प्रकार से आज रसातल में जा रही है, आज कहीं उनका कोई प्रचार नहीं दिखाई दे रहा। एक महिला मातृशक्ति का सम्मान कांग्रेस ने दिया, इससे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज उनके साथ कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। आए दिन उनके आपस में संघर्ष के फोटो वीडियोज़ उसमें दिखाई देते हैं, तो इसी का कारण है कि आज सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा रावत जी, चलिए देखो, चुनाव का समय, ये तो आप जानते हैं कि चुनाव के समय आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं, पर्सनल अटैक भी करते हैं। आपको पिछले निकाय चुनाव का परिणाम का भी कुछ अंदाजा होगा। धन सिंह रावत जी एक सभा में कह रहे थे कोटद्वार बाबर में कि भाई पिछले निकाय चुनाव में जिस तरह से हुआ है उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आप संगठन में हैं, चूँकि बीजेपी में कहा जाता है कि संगठन सबसे बड़ा होता है, तो एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति जिसको लेकर धन सिंह रावत आगाह कर रहे थे कार्यकर्ताओं को? तो देखो, चुनाव में सारी बातें चलती हैं, सारे रूमर चलते हैं, बहुत सारी खबरें आ रही कांग्रेस भी, पर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, संगठन के अध्यक्ष हैं आप, क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों से जो पार्टी को मतलब इसमें जीत दिलाने के लिए अब 2 दिन बचे, प्रयास करें, किस तरह का करें, इसको लेकर आप जरूर कुछ हम जानना चाहते हैं, क्या स्थिति?
निर्वाण भाई, जैसे दो चीज़ें कही आपने, एक 2012 का जिक्र किया और एक संगठन की बात की। मुझे नहीं, 2012 के पिछले निकाय चुनाव का जिक्र किया था। हाँ वही हाँ पिछले निकाय चुनाव का, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है, गर्व है इस बात का कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। और प्रायोरिटी मेरी जिलाध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले यही थी कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। और आज आप लगाइए कि आज से ठीक 5 साल पूर्व जब नगर निकाय का चुनाव यहाँ पर हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को तीसरे स्थान पे आना पड़ा था। जी जी हाँ, वही बात मैं आपसे पूछना और चाह रहा हूँ। वही चीज़ें हमारे उस समय आप जिलाध्यक्ष नहीं थे क्या? नहीं था जी। और फिर वही बताइए। चीज़ें हमारे मनोमस्तिष्क में थी। तो जब मैं जिलाध्यक्ष बना था तो तभी मन में था कि भाई मेरे नेतृत्व में अपने ज़िले में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, क्योंकि मैं खुद यहाँ कुर्द्वार में रहता हूँ, तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से हम लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। उस समय कमियां ये हो गई थी कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ गए थे और उनका एक बहुत अच्छा लोगों में, जनता के बीच में, संगठन के जिलाध्यक्ष होने के नाते प्रत्येक बूथ पे उनका काम था। जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पे वो रहे। जी हाँ। बोलने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ी और 2 लोग चुनाव लड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से भी लड़े और एक निर्दलीय भी लड़े। तो केवल 1700 वोट से धीरेन्द्र चौहान जी चुनाव हार गए थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे हमारे कार्यकर्ता। लेकिन इस समय जो हमने सबसे बड़ा काम किया, एक जिलाध्यक्ष होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने पहला ये काम किया कि किसी भी तरीके से हमारी आपस में फूट न पड़े। मैं कॉल करी और जितने भी हमारे प्रत्याशी थे उनको बुलाया और सब ने एक प्रण लिया कि इस बार हम लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और हुआ क्या, जैसे हम लोग एक मंच पे दिखे, सब दिखे, तो एक वातावरण जो था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कार्यकर्ता अपने नेता को देखता है, नेता के चेहरे की ओर देखता है, और जब उनको लगा कि हमारे नेता एकजुट होकर के काम कर रहे हैं तो पूरी ताकत के साथ वो काम पे लग गए। इसके ठीक विपरीत 2000 जब निकाय चुनाव, पिछला निकाय चुनाव था, तो उस समय आपस में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। आखिरी सवाल, देखिए रावत जी, चुनाव का समय, आपको भी कहीं जाना है, हमको भी बहुत सारी कवरेज करनी है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ और इस सवाल के तहत, चूँकि अब राजनीति का समय है, इस बार ऐसा है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं शैलेंद्र रावत, ये सवाल वैसे कायदे से मैंने उनसे ही पूछना था, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बात ये कि आप संगठन के अध्यक्ष हैं, बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं, चुनाव में व्यक्तिगत आरोप भी लगते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं और मार्केट में बहुत सारी, मतलब विधानसभा कहिए आप, नगर निगम में बहुत सारे र्यूमर भी चलते हैं। आप बताइए, शैलेंद्र रावत के दल बदल को लेकर, और यहाँ पर उनके सामने एक महिला प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी को लेकर जिस तरह का बयान दिया गया सुबोध उनियाल के द्वारा, उस पर ही कांग्रेस पार्टी ने या उस निरंजना रावत ने पूरा चुनाव केंद्रित किया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि महिला जो मतदाता हैं उनका झुकाव है। तो इसके लिए क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? क्योंकि कोटद्वार में चुनाव एक अलग तरह का ही चुनाव हो गया, सामान्य सीट पे वहाँ महिला है, वो महिला यही कह रही है कि मैं महिला हूँ, तो महिला मतदाताओं को कैसे रोकेंगे आप अगर वो चाहेंगे कि महिला मेयर बने? इसको लेकर जरूर आप कहिए। वैसे सवाल शैलेंद्र रावत जी से तो पर आपसे पूछो। नहीं देखिए, ठीक है, आपका बहुत अच्छा सवाल दल बदल को लेकर पहले जो सवाल लोग उठा रहे हैं, मतलब जो चीज़ चलती है ठीक बात है। 2-3 विषय हैं। एक आपका दल बदल का विषय है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पूर्व में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं पोजीशन, पूर्व कांग्रेस में थे, हाँ ठीक है, विपक्ष का। और दूसरा विषय महिला वाला, आपने कहा था कि जो एक वक्तव्य हमारे नेता के द्वारा आया था, मैं ये कह रहा हूँ मान्यवर, जब हम लोग चुनाव में उतरते हैं, आज विपक्ष पिछले हम 15-20 दिन से देख रहे हैं कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे नेता ने कोई बात बोली, आपके पास आप मुद्दा विहीन हो, आपने वो बात पकड़ी और उस बात पे डिस्कस करने लग गए, आपके पास कोई, इसका मतलब आपके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। दल बदल वाले विषय को लेकर के मैंने आप ही के मुंह से सुना, बाकी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय तो नहीं है, लेकिन इन 2 बातों के अलावा कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास के नाम पे क्या आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो क्या, कहीं पे आप कोई वक्तव्य आपका कहीं पे नहीं आ रहा। एक विषय आया जिसको हमने वायरल होते हुए देखा कि भाई महिला वाला विषय, तो मैं कहना चाहता हूँ उस विषय पे, मैंने पहले भी कई मीडिया पत्रकार बंधुओं से बातचीत करी थी कि हमारे नेता ने जिस वे में, जिस मकसद से वो बात बोली थी, उसको तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा विषय रखा गया। हम क्यों उसका विरोध करेंगे? अगर आप ये देखिए, आज अगर आरक्षण दिया है तो किस पार्टी ने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज अगर इस स्थिति में मातृशक्ति महिलाएं अगर चुनाव लड़ने की स्थिति में, ये काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और दूर छोड़िए आप, इस विधानसभा में विधायक कौन है? रितु खनूड़ी जी है। कोई आरक्षण था क्या?
हमने सामान्य सीट पे अपनी रितु खंडूड़ी जी को यहाँ पे चुनाव लड़ाया है। आप यमकेश्वर में देखिए, वहाँ पे रेणु विस जी चुनाव लड़ रही, तो कम से कम यहाँ पर तो ये बात कहीं पे भी मुझे लगता नहीं है कि इस बात का कोई औचित्य है जो महिला वाला विषय था। और रही आप कह रहे हो कि कहीं महिला वोटर का जो उनकी प्रत्याशी उनकी तरफ न जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी महिला है, मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। लेकिन आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कैडर वो पार्टी है, और उसमें पास प्लस आज ये हो गया है कि मातृशक्ति का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब ठीक है, आपकी ये हमारा कैडर वोट है, ये कहीं नहीं खिसकने वाला। आपकी दो बातें कन्फर्म होगी, दल बदल को लेकर आप ज़्यादा सीरियस नहीं है, और महिला को लेकर आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी से भी सामान्य सीट पे महिला लड़ी है। चलिए, आपकी एक बात मैं मान लेता हूँ। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि पूर्व जो सैनिक होता है, मतलब जो मैं अपने केबी न्यूज़ की जरिए से पूछ रहा हूँ, 80% तक ऐसा जो पूर्व सैनिक होता है वो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होता है, हमने देखा है। लेकिन इस चुनाव में पूर्व सैनिक महेंद्र पाल रावत भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आप जरूर नहीं भी कहेंगे लेकिन हम उनको कवर कर रहे हैं, तो उनकी सभा में भी बहुत भीड़ है और पूर्व सैनिकों को भी लग रहा है कि उनकी उपस्थिति दमदार है। तो फिर ये जो घाटा होगा वोट का पूर्व सैनिकों का, इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? देखिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको उसका वो बताता हूँ। 2022 में धीरेन्द्र चौहान जी चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा, और जो सिनेरियो देख रहा था कि पूर्व फौजी होने के नाते और बहुत उनको एक तरफा वो जा रहा था, मैंडेट उनकी ओर जा रहा था, और फौजी सैनिक पृष्ठभूमि के लोग उनसे बहुत जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, सारे जितने भी सैनिक पृष्ठभूमि के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी पे आ गए। आज हो सकता है महेंद्र पाल जी हैं पूर्व सैनिक, और कुछ मुद्दों को लेकर के वो लगातार जनता के बीच में पिछले 2-4 महीने से मैं उनको देख रहा हूँ, और इस नाते एक सैनिक के नाते सैनिक का साथ देना एक सेना के किसी भी अधिकारी का एक फ़र्ज होता है। लेकिन जब मत की बात आती है तो आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप ही के चैनल के माध्यम से, जितने लोग आज उनके साथ दिखाई दे रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के वोट देंगे, उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, और सैनिकों को देना भी चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से चिंता करी है, तो आज एक एक सेना से संबंधित परिवार तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा रहता ही है। एक बात और जरूर, मैं वैसे तो बात लगभग समाप्त हो गई, लेकिन देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी बार भी मैं बात करता हूं तो आप पार्टी को ही डिफेंड करते हैं, आपने कभी कुछ बोला नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा था कि बहुत सारी कार्रवाई हुई है, 12 लोगों को आपने निष्कासित कर दिया भारतीय जनता पार्टी से, और अगर देखिए आप तो नहीं इस चीज़ को मानेंगे, लेकिन हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं, हम भी चैनल चलाते हैं, छोटे मोटे पत्रकार हैं, अगर परिणाम उस तरह से नहीं आया, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी एक तरफा जीत रही है, और आपकी पार्टी के समर्थक बहुत सारे लोग कह रहे हैं 20,000 30,000 या मतलब कोई मैक्सिमम लीड, लेकिन 12 लोगों को आपने पार्टी से निकाल दिया है चुनाव से पहले। और अगर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जवाब देना ही चाहिए, आप संगठन से हैं, अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता है, माना नज़दीकी होता है या जिस तरह से आप उम्मीद लेकर चल रहे हैं, तो फिर संगठन में जो लोग, देखिए कैमरे के आगे तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन आपकी भी जानकारी में होगा और परिणाम आने के बाद इस पर गौर किया जाएगा। तो आप संगठन के अध्यक्ष हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है कुछ और लोगों पर अगर ऐसा लगता है कि पार्टी के पक्ष में उस तरह का परिणाम नहीं आया है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप संगठन के अध्यक्ष हैं। कार्रवाई अभी और होनी है। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते जिन 12 लोगों की आप बात कर रहे थे, वो लोग हमारे पार्टी प्रत्याशी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो हम लोगों ने बहुत मनाने की कोशिश करी, उन लोगों से बातचीत भी करी कि भाई इस बार पार्टी ने इनको दिया, अगली बार आप लोगों को भी सम्मान करेगी। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को लगा कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, तो अंतोगत्वा लास्ट में मैंने नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ ये हुआ है वहाँ पे कार्रवाई की गई है, और अभी उन लोगों पे कार्रवाई की गई जो सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद ऐसे भी हैं कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और हमारे पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं या किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ में काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग अभी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र रावत जी से हमारी बातचीत हो गई, काफ़ी समय दे दिया उन्होंने, और हम चाह रहे थे बातचीत कुछ हो जाए। शैलेंद्र रावत जी चूँकि काफ़ी बिजी है, चलिए केबी न्यूज़ में दिखा रहे थे हम आपको। वीरेंद्र रावत जी जिलाध्यक्ष, हमारे मित्र भी हैं वैसे, लेकिन राजनीति अलग है, मित्रता बहुत अलग है। इसको एक महिला को टिकट मिला कोटद्वार से, ये आपके लिए सम्मान की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, मातृशक्ति के लिए गर्व की बात है। और ये पार्टी के नेता, तो उनके नेता लोग भी तो थे, बहुत 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 मेयर प्रत्याशी थे कांग्रेस में, बीजेपी में, सब ऐसे ही रह गए। आपने देखा कि जो बाहर से आया उसको टिकट दे दिया। आज आप कहते हैं कि महिला को टिकट दिया, मेरे को तो बहुत दिल में चोट पहुंची है। क्या आपके दिल में भी चोट पहुंची है? आप एक बार
माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से हारते हैं, एक बार रेणु बिष्ट जी से हारते हैं अपने यमकेश्वर विधानसभा में। आज हमारे यहाँ की जो विधायक हैं वो हमारी रितु खंडूरी जी हैं, वहाँ पे हमारे रेणु बिष्ट जी हैं। वहाँ तो सामान्य सीट में आपने विधायक को टिकट दिया, अगर यहाँ पे अगर एक महिला को टिकट दे दिया तो क्या आफत आ गई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो ये नारा देते हैं ये सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है। आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे प्रत्याशी को चुनो, जो आपके बीच में निरंतर बना रहता है उसको चुनो, ना कि सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आते हो। हम एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा आपके बीच में रहेंगे। मैं आप लोगों के बीच में अपने कुछ विजन रखना चाहती हूँ, उनके लिए सरकार से मांग करेंगे, सोच अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए सारी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे अपने कर्मचारियों के लिए। उसके बाद वो हमारे लिए सोचेंगे, वो अच्छी साफ सफाई हमारे क्षेत्र में करेंगे। ऐसे ही कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ानी है हमको। पहले नगर पालिका था, 11 वार्ड थे नगर पालिका में, अब कितने हो गए? 40 वार्ड हो गए हैं। तो 40 वार्ड में कर्मचारी 10 से मस उतने ही हैं, बड़े नहीं हैं। तो कर्मचारियों की संख्या भी हमने बढ़ानी है, जिससे हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। 10 और 15 हजार रुपए के लिए मत बिकना, ये लोग दे रहे हैं मंडलियों को, हमारी माताओं को ना, मंडलियों को यूज कर रहे हैं ये। मैं आपसे कहना चाहती हूँ 5,000, 10,000, 3,000 के लिए नहीं बिकना है हमें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। कुछ नहीं होने वाला आने वाले समय पे, अभी ये 2 दिन रह गया है, आप देखेंगे कितना धन और पैसा और शराब बिकती है। आपकी बेटी रंजना रावत शराब के खिलाफ है, स्मैक के खिलाफ है, नशे के खिलाफ है, और ये लोग देखना अब आने वाले समय पे कितना कुछ करेंगे। हम अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, तो आप लोग सोच समझकर आने वाले समय पर भारी बहुमत से कांग्रेस के निशान नंबर 2, मेयर का तो 2 है, तीरथ भाई का 2, अधिकतर हमारे 2 ही 2 हैं जो पार्षद हैं, और हमारा मेयर का है 2 नंबर खाना है, हाथ का निशान है। आप लोग भारी बहुमत से अपनी बेटी रंजना रावत को जिताएंगे और हम लोग तीरथ भाई को जिताएंगे, और हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहूंगी। मेयर तो आप लोग बन रहे हैं, मैं आपके बीच में रहूंगी। मेयर आप लोग बनेंगे, मैं आपके बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि हमेशा से संगठन का काम किया है ना हमने, तो वही आदत है। अभी भी पैदल चल के एक घर जा रही हूँ, मीटिंग कम कर रही हूँ, और एक घर में लोगों से डोर टू डोर मिलना पसंद करती हूँ, क्योंकि पहले से ही वो हमें आदत पड़ी हुई है। तो आपके बीच में हमेशा निरंतर मैं बनी रहूंगी, और यही आशा और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भारी बहुमत से जीत दिलाओगे हमको, कांग्रेस पार्टी को। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय कांग्रेस, प्रणाम। अरे वोट तो मांग लो। और चुनाव के इस दौर में अभी आप देख रहे हैं सभी लोग आपके पास आ रहे हैं, आए कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान आपने इधर ही देना है। इसी से सारे काम होने आप लोगों के, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे अपने घर के काम हो, और हाथ है तो सबका साथ भी है। और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग एक छोटे से कॉल में, बल्कि हमने आज ही बताया है सभी लोगों को कि भाई आज मीटिंग से होनी है, आप हमारी सभाएं होनी है, तो उसके लिए आप बड़ी सभा में यहाँ पे आए, तादाद में आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो है याद रहे। चलिए फिर अब निकाय चुनाव को लेकर घमासान जारी है, आखिरी पड़ाव पर चुनाव है। कल प्रचार का आखिरी दिन है। यहाँ पर परवेश रावत जी हैं, हमारे साथ रिटायर्ड प्रधानाचार्य जी भी हैं, और विनोद डबराल जी हैं। डबराल जी से बात करते हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। डबराल जी, आप जिलाध्यक्ष हैं, कोटद्वार निकाय चुनाव को लेकर आप सक्रिय भी हैं, अब आपके ऊपर आएगी सारी जो जिम्मेदारी है, तो आप बताइए कैसा प्रचार चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बीजेपी तो बहुत बढ़िया प्रचार कर रही है। देखिए, हमारा जो प्रचार कोटद्वार में है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और कोटद्वार की जनता रंजना रावत को चुनाव लड़ा रही है। भाजपा में आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, सारे विधायक, इनके और जगहों से सारे विधायक कोटद्वार में इन्होंने झोंक दिए। ये पहली बार लग रहा है कि भाजपा कोटद्वार में एक महिला से डरी हुई है और पूरी ताकत कोटद्वार में लगा रही। लेकिन ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया। निश्चित तौर पर रंजना भारी बहुमत से यहाँ पे जीतने वाली है।
अच्छा, महिलाओं का मैं आपको बताऊं, जो बातें चल रही हैं कोटद्वार में, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं का जो रुझान है, क्या लग रहा है आपको, महिलाओं का रुझान कैसा है? मतलब देखिए अभी एक, क्योंकि महिला बहुत बड़ी वोटर अभी है। एक हमारे कोई मित्र है, वो भाजपा से है, जी वो कह रही थी कि मेरी वाइफ ने रंजना को वोट देना है, वो कह रही है। हाँ जी, तो यही कोटद्वार में कोटद्वार में खेला होने वाला है 23 तारीख को, और 25 को ये सब आपके सामने होगा कि कोटद्वार में क्या बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है कांग्रेस तो के। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के पास सत्ता है, संगठन है, पैसा है, सब कुछ है, आप मतलब खाली दिल बहला रहे हैं क्या? आप जानते हैं 2-3 दिन बचे हैं, कितना बड़ा खेला होता है। उनके पास धन बल है, हमारे पास जन बल है इस बार, और निश्चित तौर पर हम बढ़िया चुनाव कोटद्वार में लड़ रहे हैं। और 23 तारीख को कोटद्वार की जनता एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है और रंजना रावत को भारी बहुमत से जिताने वाली है। चलिए डबलाल जी, आपका तो कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है, रंजना रावत का भी कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए परवेश रावत जी क्या लगता है आपको, कोटद्वार में चुनाव हो रहा है, लोगों में तो कोई जोश नहीं है, सभा हो रही है, बीजेपी के पास देखिए आप मुख्यमंत्री आ गए, मंत्री आ गए, शैलेंद्र रावत जी हैं, पूर्व विधायक हैं, सत्ता है, संसाधन है, संगठन है, सब कुछ है, आप लोग मतलब खाली खाना। देखिए भाजपा सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है, और निश्चित रूप से ये धामी जी परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं, लेकिन ये इतिहास गवाह है, जब जब जनता विद्रोह करती है तो अच्छे अच्छे राजाओं के किले ढह जाते हैं। वैसे ही यहाँ कोटद्वार में होने वाला है और पूरे प्रदेश में होने वाला है कि जनता विद्रोह में है, जनता त्रस्त है, महंगाई से, रोजगार से, बेरोजगार से, सब त्रस्त है, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष सब त्रस्त है, पूरा हाहाकार मचा हुआ पूरे प्रदेश में। और ये डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फेल है, सरकारी धन की बंदरमाट की जा रही है, उन्हें ठिकाना लगाया जा रहा है, सरकारी धन से चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसको कि जनता देख रही है। और आने वाले 23 तारीख को उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जनता का मूड इस समय बदलाव का है? बिल्कुल बदलाव का है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।